हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ प्ले सुपर के एक और न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एपिसोड नंबर 10-15। नॉर्मली मैं एपिसोड्स के ऊपर रिव्यू नहीं करता बिकॉज मैं ऑलरेडी मांगा के ऊपर रिव्यू कर देता हूँ, बट आप लोग का रिक्वेस्ट है कि भाई एपिसोड नंबर 10-15 पे वीडियो बनाओ, 10-15 पे वीडियो बनाओ। एंड मुझे पता है कि काफी सारे लोग मांगा नहीं पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ यू गाइज ओनली वॉच एनिमे, सो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बना दूं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, ये आखिरी रिव्यू नहीं होने वाली जो मैं एपिसोड का करने वाला हूँ। ऑल्सो ऐसा भी नहीं होगा कि मैं हर एपिसोड का रिव्यू लेके आऊंगा, ओनली द एपिसोड्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट, जिसमें लूफी वर्सेस काइडो हो रहा है, जिसमें कुछ चीजें हैं जो कि मैंने मांगा रिव्यू में नहीं बनाया होगा। सिर्फ उन्हीं एपिसोड्स का मैं एक्सप्लेनेशन लाऊंगा, मतलब सिंपल सी भाषा में उन्हीं एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन होगा व्हिच मैटर्स। फालतू का टाइम वेस्ट और फालतू के अपलोड्स हो जाएंगे चैनल पे, एंड दैट आई डोंट वांट। ओके, सो विद दैट क्लियर इन माइंड, अतुल भैया इंट्रो लगा दो यार। Now talking about एपिसोड नंबर 10-15, तो एपिसोड का टाइटल है मोंकी डी लूफी काइजुकु ओनी नारुओतो। टाइटल बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनिंग है। यहाँ पे लूफी के बारे में बात हो रही है एंड इन दी वीडियो एक्चुअली में लूफी के बारे में काफी बातें हुई, स्पेशली उसके ड्रीम को लेकर। खैर, उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करते हैं। बात करें इस एपिसोड की, तो इस एपिसोड के लिए हमने कितना वेट किया। लिटरली टोई एनिमेशन हैक हो गया था एंड उसकी वजह से ये एपिसोड 3 बार डिले हुआ। और डिले ही होता तो एक बात थी, पेसिंग इतनी घटिया है वन पीस की कि ये एपिसोड टेक्निकली 15 एपिसोड पहले आ जाना चाहिए था, बट ये आ रहा है 15 एपिसोड्स बाद, बहुत लेट, जो कि मैंने वानो आर्क से एक्सपेक्ट नहीं किया था बिकॉज वानो आर्क एक्चुअली अच्छी पेसिंग के साथ आ रहा था। बट कोई बात नहीं, अभी एपिसोड आ गया है और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। स्पेशली जब मैंने ये वाला एपिसोड देखा था, ऑल्दो मैंने मांगा पढ़ रखी है, फिर भी एनिमेशन देख के एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि लूफी की आवाज में कुछ जादू है जिसकी वजह से हम सभी लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं इस एनिमे से। बिकॉज द रेड रॉक, सच में जब लूफी ने वो हिट किया था ना, मुझे लिटरली एपिसोड नंबर 9-15 याद आ गया था। वो दिन जब मैं वानो आर्क का सच में बहुत बड़ा फैन हो गया था बिकॉज उसी एपिसोड में लूफी ने काइडो को बहुत जोर से पंच किया था। एंड बात जब एनिमे की हो रही है तो हम एनिमेशन को कैसे भूल सकते हैं, बिकॉज इस एपिसोड में एक डिफरेंट टाइप का एनिमेशन हमें दिखाया गया था सिर्फ उसी पार्ट के लिए जहाँ पे लूफी के ड्रीम के बारे में डिस्कशन हो रहा था। एक एलिजेंट सा एनिमेशन एक डिफरेंट वाइब देता है, स्पेशली व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन अ डिफरेंट काइंड ऑफ सीन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द स्टोरी। बिकॉज ऐसा होता है कि जब भी आप ड्राइंग कर रहे होते हो, कुछ आप इंपॉर्टेंट चीजों को आउटलाइन कर देते हो ब्लैक मार्कर से, एंड इस तरह का एनिमेशन वही सेम काम करता है। उसकी वजह से हमारा एक्स्ट्रा फोकस पड़ा उस सीन पे जहाँ पे लूफी के ड्रीम के बारे में डिस्कशन हो रही थी। एंड इसी वजह से मेरा उस पे बहुत ज्यादा ध्यान गया कि मैंने ये चीज अपने मांगा रिव्यू में तो एक्सप्लेन ही नहीं की थी, सो व्हाई नॉट जस्ट एक्सप्लेन इट इन द एपिसोड रिव्यू। एंड उसके बारे में मैं एक्चुअली काफी डिटेल में बात करने वाले, बिकॉज मैंने रेफरेंस लिया MRJ यानी कि मेरे स्क्रिप्ट राइटर की वीडियो से, तो उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। खैर, इनफ बात हो गई एपिसोड के बारे में। अब हम एक्चुअली देख लेते हैं कि आखिर एपिसोड में हमें क्या दिखाया गया है। तो मैं ट्राई करता हूँ आपको थोड़ा बहुत एपिसोड्स एक्सप्लेन कर दूं और इस बार हम आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा सकते हैं। कॉपीराइट का उतना इशू नहीं है। मुझे याद है मैं मांगा पैनल्स नहीं दिखा पाता था जब मैंने मांगा रिव्यू करना स्टार्ट किया था। सीन स्टार्ट होता है यामाटो और एस के बीच में जो बातें हो रही थी पिछले एपिसोड में, वो दोनों जहाँ पार्टी कर रहे थे छोटा सा बॉनफायर जला के, तो वहाँ पर यामाटो इससे बोल रही है, यार तुम पायरेट्स को तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती हैं, मुझे भी कुछ चीजें सिखा दो। बट जैसे ही यामाटो एस की तरफ देखती है, एस नीचे गिरा पड़ा है। यामाटो को लगता है कि एस मर गया है, बट एक्चुअली में एस वहाँ पे सो रहा था। यामाटो इससे बोलते कि तुम सो कैसे सकते हो, अभी तो तुम्हें इतना ज्यादा मजा आ रहा था, क्या तुम्हारे लिए रात अभी खत्म हो गई? और ये लिटरली वही बातें हैं जो कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे बोला था। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, शैल वी? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं इस यहाँ पर बोलता है कि क्या बकचोदी कर रही हो, अभी भी मेरे पास बहुत कुछ है तुम्हें बताने के लिए, और वैसे भी कल मैं अपने क्रूमेट्स के साथ वापस सी में निकल रहा हूँ, तो आज की पूरी रात मैं बस तुम्हारे साथ ही मस्ती करूंगा। समझ रहा हूँ इस भैया, क्या चाहिए आपको? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? वैसे भी यामाटो बस पट ही गई है, रात बिता लो साथ में यार। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, ये अश्लील है ये लोंडा। और यहाँ पर यामाटो भी इससे यही बोलती है, सोना मत भोसड़ी के, पूरी रात हमें करना है। यहाँ पर यामाटो बताती है कि कैसे वो ओडेन के जैसा बनना चाहती है और उसके पास इस समय ओडेन की डायरी है। जी हाँ, वही डायरी जिसमें ओडेन ने सब कुछ लिखा है, फ्रॉम पॉनिग्लिस टू एंशिएंट हिस्ट्री टू लाफ टेल एंड इवन अबाउट वन पीस, सब कुछ इसी डायरी में लिखा हुआ है। और ये डायरी वो मोमोनोसुके को भी दिखाती है और वो उसमें बताती है कि ओडेन अपने लाइफ में जहाँ जहाँ पे भी गया था, ये सब कुछ इसी डायरी में इंक्लूडेड है। और यामाटो ने ये डायरी वहीं से उठाई थी जब ओडेन का कैसल जल रहा था। और यामाटो यहाँ पर ये भी बताती है कि कैसे इसको किसी ने जलने से
बचा लिया था। ना यहाँ पे मैंने अपने वाली मांगा रिव्यू में ये गलती की थी कि मुझे मांगा पढ़ के एक्चुअली में नहीं पता चला था कि ये बात यामाटो ने बोली है। मुझे लग रहा था कि ये बात एक्चुअली में शिनोबू ने बोली है। उसके अकॉर्डिंग अभी भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जिसके बारे में हमें नहीं पता, जिसने ये डायरी जलने से बचाई होगी। अभी वो कौन है इसके बारे में तो अभी तक रिवील नहीं हुआ। वो उसको ये भी बताती है कि उसमें मोनोसुके के बारे में बहुत कुछ इंक्लूडेड है, जैसे कि कैसे वो व्हाइट बियर्ड के शिप पे पैदा हुआ था और फिर वो रॉजर के शिप पे चला गया था। और फिर यामाटो यहाँ पे वही सेम बात रिपीट करती है जो हमने कई बार इस एनिमे में सुन रखा है कि कैसे 20 साल बाद फ्यूचर में काफी स्ट्रॉन्ग पायरेट्स सी में बाहर निकलेंगे और वो फ्यूचर अब है। और कैसे यामाटो को लगता था कि एस उन सभी पायरेट्स में टॉप पर होगा, पर जिस दिन एस मर गया उसे एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। फिर सीन चेंज होता वापस से एस वाले फ्लैशबैक में, जहाँ पे एस और यामाटो बात कर रहे थे उस रात में, और कैसे वहाँ पर एस ने बातों ही बातों में लूफी का ट्रू ड्रीम बता दिया। और एस यहाँ पे हड़बड़ा जाता है और बोलता है कि ये गलती से बाहर निकल गया, मैं तुम्हें ये बात नहीं बताना चाहता था, प्लीज इस बात को भूल जाओ और प्लीज किसी भी हालत में मेरे भाई के ऊपर हंसना मत, वरना मैं और साबू तुम्हें माफ नहीं करेंगे। नव सीन वापस से फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे यामाटो मोमोनोसुके से बोलती है कि मैंने आज तक कभी भी इस कंट्री को छोड़ा नहीं है, यानी कि वो आज तक कभी वाहनों से बाहर नहीं गई है, इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसने अपनी खुद के आंखों से देखा हो, फिर चाहे वो एस का भाई हो या फिर वो बड़ी सी दुनिया जिसको ओडेन ने ट्रैवल किया है। लेकिन उस मोमेंट में जब एस ने उसको लूफी के ड्रीम के बारे में बताया, उस समय क्लियरली यामाटो को कुछ न कुछ समझ में आ रहा था। इसके बाद लिटरली एक बहुत गजब का एनिमेशन ट्रिगर होता है इस एपिसोड में, जो कि सच में देखने में एकदम माइंड ब्लोइंग था। लिटरली मैं ताहिर और अनमोल के साथ बैठ के डिस्कॉर्ड में ये एपिसोड देख रहा था। बाय द वे, अगर आपको डिस्कॉर्ड में मेरे साथ लाइव एनिमे देखना है तो आप वहाँ पर आ सकते हो। जब भी वन पीस का एपिसोड आता है तो हम वहाँ पे लाइव स्ट्रीम करके खुद साथ ही में देखते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारा डिस्कॉर्ड चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ये छोटा सा एनिमेशन बेसिकली लूफी, साबो और एस की बैक स्टोरी को दिखाता है, जहाँ पे साबो और एस अपना ट्रू ड्रीम शेयर कर रहे होते हैं। फिर उसी सेम एनिमेशन में एक और सीन हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे रॉजर भी है, और रॉजर एक्चुअली में बोलता है कि कैसे गवर्नमेंट हमें नहीं चाहती कि हम लास्ट आइलैंड पे पहुंचे, जहाँ पे कोई बहुत बड़ा ट्रेजर छुपा हो सकता है। और इसी वजह से रॉजर को वो ट्रेजर खोजने की चुल और भी ज्यादा हो जाती है। और अगर रॉजर ने वो ट्रेजर खोज लिया तो उसका नाम भी होगा और इंडीड वो इस दुनिया का सबसे बड़ा पायरेट क्रू बना पाएगा। एंड इसके बाद रॉजर की जगह पे लूफी की भी एंट्री होती है और हमें यामाटो के चेहरे से दिखाया जाता है कि कैसे रॉजर और लूफी का सीन एक्चुअली में एक दूसरे से कंबाइन हो रहा है। दैट वाज अ वेरी ग्रेट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कि कैसे लूफी और रॉजर के ड्रीम सेम है, ऑल्दो सेम है, बट एनिमे में इस तरह से दिखाना ये पहली बार हुआ था। ऑल्दो टोई एनिमेशन बेकार है पेसिंग में, बट आई वोंट से कि उनका काम जरा भी बेकार है। एंड फिर इसके बाद दिखाया जाता है हमें कि लूफी और रॉजर ने एक साथ अपने ड्रीम के बारे में चिल्लाकर बोला है। एटलीस्ट आप लोग को एक चीज तो पता ही होगी कि अभी तक हमें लूफी के ट्रू ड्रीम के बारे में नहीं पता। ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट सीक्रेट बन जाता है वन पीस का। खैर, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है मेरे पास, थैंक्स टू आवर स्क्रिप्ट राइटर एमआरजे। सो अकॉर्डिंग टू एमआरजे, अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें लगता है कि लूफी का ड्रीम खाइज़ोकू ओनी नारुओतो खाइज़ोकू ओनी नारुओतो, एक बार तू बोलना है एमआरजे। 海賊のに俺はなる मत बोल यार, बहुत चुतिया लगता है। हाँ, तो अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें लगता है कि लूफी का ट्रू ड्रीम पायरेट किंग बनना है, तो आप थोड़े बहुत या फिर बहुत ज्यादा गलत हो सकते हो। बिकॉज इस पूरे सीरीज में सिर्फ 8 ऐसे लोग हैं जिन्हें एक्चुअली में पता है कि लूफी का ट्रू ड्रीम क्या है, और उनमें से तो काफी इंपॉर्टेंट लोग रेलिक और शैंक्स भी हैं। शैंक्स का रोल एक्चुअली में इस समय काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि अभी हमें अकॉर्डिंग टू मांगा एक चीज पता चल चुकी कि आगे शैंक्स रेवी आर्क से जस्ट पहले मैरी जॉय क्यों गया था और वहाँ पे वो एल्डर से क्यों मिला था। तो यहाँ पे काफी सारी चीजों की खिचड़ी बन रही है जो कि हम धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो लूफी का ट्रू ड्रीम समझने के लिए एक्चुअली आपको एनिमे से नहीं मांगा से रेफरेंस लेना पड़ेगा, और हम आते हैं चैप्टर नंबर 585 पे। सो इस चैप्टर में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जैसा कि इस वाले एपिसोड में दिखाया गया था, जहाँ पे एस, साबो और लूफी ने साके शेयर किया था और वो तीनों सोन ब्रदर्स बन गए थे। वहाँ पे वो साके के साथ साथ ही अपना ड्रीम भी शेयर कर रहे थे, जहाँ पे एस ने बोला था कि कैसे उसको सबसे बड़ा पायरेट बनना है, और साबो ने बोला था कि कैसे उसे समुद्र में बाहर जाना है और एक किताब लिखनी है अबाउट ऑल द थिंग्स जो कि उसे देखने को मिलेंगी इस दुनिया में। लूफी भी वहाँ पे अपना ड्रीम शेयर करता है, लेकिन उसका ड्रीम खाइज़ोकू ओनी नारुओतो नहीं था। एक्चुअल मांगा पैनल्स में ये लिखा हुआ था आई एम गोना, और उसके बाद सब कुछ ब्लैंक। ओडा ने आज तक हमें रिवील नहीं किया कि उस समय लूफी ने क्या बोला था। ना सिर्फ बातें ही होती तो एक बात थी, लेकिन आपको पता है कि कैसे ओडा सेंसे बहुत छोटी छोटी चीजें चैप्टर में छुपाते हैं, वरना आप भी सोचो लोग मांगा रिव्यूज क्यों देखते हैं मेरी। दैट इज द रीजन, चैप्टर में ज्यादा डिटेल्स होते हैं। सो इस वाले मांगा पैनल को आप ध्यान रखो, वैसे ध्यान मत रखना, मैं भी आपको इसको कंपेयर करके दिखाऊंगा साइड बाय साइड। उसके बाद हम आते हैं वानो आके चैप्टर में, जहाँ पे हमें ओडेन का फ्लैशबैक दिखाया जा रहा था जब रॉजर अपीयर हुआ था। तो वहाँ पे रॉजर भी लूफी के पैदा होने के 20 साल पहले, लिटरली 20 साल पहले यही सेम वर्ड्स
वर्ड्स बोलता है। यहाँ पे मैंने मांगा पैनल इसलिए वापस से लिया है क्योंकि यहाँ पे उनके बीच में सिमिलरिटीज हैं। अगर आप इसको कंपेयर करो चैप्टर नंबर 566 से, अगर आप स्पेसिफिकली हेड के पार्ट को नोटिस करो तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो व्हाइट बियर्ड के सर पे भी वैसे ही बैंडेज है जैसे कि एस के सर पर था। साबो के नाक पे भी हैंसाप्लास्ट लगा हुआ है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ओडेन की नाक पे लगा हुआ था। एंड आई विल रिकोट द वर्ड्स ऑफ MRJ, पैरेलल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये ओडा से सीखो, क्योंकि ये चीजें सच में देख के मजा आ जाता है इवन जब आप इसको रिसर्च पर्पज से भी देखो। एंड ये बात MRJ ने एकदम सच बोली थी। यहाँ पे अगर आप लूफी और रॉजर के वर्ड्स को कंसिडर करो तो यहाँ पे लूफी ने बोला था आई वॉन्ट टू बी, लेकिन रॉजर ने यहाँ पे बोला था आई वॉन्ट टू। अब आप बोलोगे कि इसके बाद उन्होंने पायरेट किंग बोल दिया होगा दोनों ने, बट ऐसा नहीं, क्योंकि अगर आप रॉजर का केस लो तो रॉजर से पहले पायरेट किंग नाम की कोई चीज ही नहीं थी। इवन पायरेट किंग का भी टाइटल उसे गवर्नमेंट या फिर लोगों के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा लूफी का ड्रीम बहुत ही ज्यादा यूनिक है। ऐसा क्यों, इसके पीछे भी एक रीजन है। याद करो मैंने आपसे बोला था कि सिर्फ 8 लोग को ही पता है कि लूफी का ट्रू ड्रीम क्या है। यमाटो क्योंकि उसने ओडेन की डायरी पढ़ी है, मोमोनोसुके क्योंकि उसने भी ओडेन की डायरी अब पढ़ ली, एस और साबो क्योंकि उन दोनों ने लूफी को ये कहते हुए सुना था, व्हाइट बियर्ड, ओडेन, रेलिग, शैंक्स और शायद बगी को क्योंकि बगी रॉजर के क्रू में था, बट शायद बगी को ना भी पता हो सकता है। और अगर आप इन कैरेक्टर्स के रिएक्शन को नोटिस करो जो कि इनके ड्रीम सुनने के बाद था तो एस और व्हाइट बियर्ड का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था और वो क्रीन्ड आउट भी हो गए थे। साबो बहुत ही ज्यादा हंसने लगा था, ओडेन का मुंह खुला का खुला रह गया था, और यमाटो की बात करें तो वो तो रोने लगी थी जो कि हमें इसी एनिमे में देखने को मिल गया था। तो आप इस चीज का अंदाजा लगाओ कि ये लूफी का जो ड्रीम है ये कितना वर्सटाइल है, क्योंकि इन सारे कैरेक्टर्स का बहुत ही अलग अलग रिएक्शन था ऑन द लूफीज ड्रीम। लेकिन इस पॉइंट पे अभी और भी कई सारी डिटेल्स है जो कि जाके आपको MRJ का वीडियो देखना चाहिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे और भी कई सारी डिटेल्स है जो कि उसने एक्सप्लेन कर रखी है कि आखिर एक्चुअली में लूफी का ड्रीम क्या हो सकता है, ये भी उसने बता रखा है। वैसे अगर आप ये सारी चीजें एनिमे में खोजने की कोशिश करोगे तो इस वाले एपिसोड के फ्लैशबैक में आपको ये चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, बिकॉज यहाँ पे ओडेन और व्हाइट बियर्ड के ऊपर से वो बैंडेजेस हटा दिए गए हैं ना। यमाटो लूफी का ये ड्रीम सुन के खुश हो जाती है और वो एस से बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारे भाई के ड्रीम पे नहीं हंसूंगी, क्योंकि ये वही सेम वर्ड्स हैं जो कि किंग ऑफ पायरेट्स ने बोले थे और ये वो शब्द है जिन्होंने ओडेन को शॉक कर दिया था। तो ये बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है जिस पर मैं हंसूंगी। एस ये बातें सुनकर ओडेन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है और वो बोलता है कि वो लूफी के साथ मिलकर जरूर एक दिन ओडेन के साथ एक एग्जाम लड़ाना चाहेगा। इस पे यमाटो बोलते हैं कि हाँ, काफी अच्छा आइडिया है, तुम और ओडेन एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा एंजॉय करोगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओडेन अब मर चुका है। इस पे एस उसको बोलता है अरे यार ये तो बहुत बुरा हुआ। यमाटो उसको बोलती है तो फिर मेरे साथ ही कर लेना ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देख के तो ऐसा लगता है कि देने को रेडी है वो। इसके बाद यमाटो एस से उसका कोई फिंगर नेल या फिर बाल देने को बोलती है ताकि वो उसके लिए एक विवर कार्ड बना पाए। यमाटो एस को विवर कार्ड का पूरा एक पेज दे देती है और उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा फाड़कर अपने पास रख लेती है ताकि वो वापस से एस से मिल पाए। गाइस याद करो ये वही सेम विवर कार्ड है जो कि एस ने लूफी को अलाबास्ता आर्क में दिया था। डैम, कितनी बड़ी स्टोरी है यार ये। इसके बाद एस अपने बोट में निकल जाता है और भाई एस की बोट, एस की जो अपनी पर्सनल बोट है ना, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ हो नहीं सकता। सच कहूँ तो अगर मुझे कोई पावर चूज करनी हो वन पीस में तो मैं ऑब्वियसली मेरा नोमी को चूज कर लूंगा कि भाई अगर ओपे नोमी नहीं दे सकते तो भाई ये वाली डेविल फ्रूट मुझे दे दो। यमाटो मोनोसुके को बताती है कि वो लास्ट टाइम था जब उसने एस को देखा था। उसके बाद हम देखते हैं कि एस का जो विवर कार्ड का पार्ट था जो यमाटो के पास था वो धीरे धीरे जलने लगा है, यानी कि वो टाइम है जब मरीन फोर्ड पे एस का एक्सिक्यूशन चालू हो रहा था। यमाटो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर से ओनिगाशिमा पे वो तोड़ फोड़ मचाने लगती है। यहाँ पे हमें काइडो का भी एक सीन दिखता है जहाँ पे काइडो बताता है कि क्योंकि रेड हेड शैंक्स ने उसको रोक दिया था जब काइडो व्हाइट बियर्ड से फाइट करने जा रहा था, तो इस समय काइडो बहुत ही ज्यादा फ्री है, तो वो यहाँ पर यमाटो को मार पीट के सुधारने की कोशिश करेगा। याद करो गाइस कैसे मैंने अपने फिल्म रेड वाले रिव्यू में बताया था कि वन पीस के पेरेंट्स में सच में कुछ दिक्कत है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका विवर कार्ड कम्प्लीटली जल के खत्म हो गया और हमें वापस से मरीन फोर्ड आर्क का वो वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एस ने अपनी जान खो दी थी। मैं और अनमोल जब इसको डिस्कॉर्ड के लाइव स्ट्रीम पे देख रहे थे हम लोग बस यही सोच रहे थे कि भाई आग से पानी नहीं आना चाहिए। सच में बहुत ही इमोशनल करने वाला सीन था ये इस वाले पर्टिकुलर एपिसोड में। ऐसे ही नहीं ये एपिसोड ट्रेंडिंग वर्ल्ड वाइड पे है। काइडो बोलता कि यामाटो कभी भी इस आइलैंड को छोड़कर नहीं भाग पाएगी और यामाटो भी यहाँ पर खुद पर बहुत गुस्सा है क्योंकि ना तो वो अपने बाप को हरा पा रही है ना ही वो इस आइलैंड से बाहर निकल पा रही है। वो तो अपने इकलौते दोस्त को भी मरने से बचा नहीं पाई, कैसे वो ओडेन की तरह फ्रीली नहीं रह पा रही। उसको खुद पे बहुत गिल्ट होता है, लेकिन तभी उसको ओडेन की डायरी से कुछ बातें याद आती हैं कि कैसे 20 साल बाद काफी सारे स्ट्रॉन्ग लोग सी में उतरेंगे और ठीक उसी समय उसे एस की भी बातें याद आती हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग वाला अभी आना बाकी है जो कि होगा मोंकी डी लूफी। ये बातें याद करके यामाटो खुद को संभालती
करती है और बोलती है कि मैं इंतजार करूंगी, उस इंसान का वेट करूंगी जिसका वेट ओडेन कर रहा है, आगे आने वाले एरा का वेट करूंगी। लूफी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और जब तक तुम आ नहीं जाते लूफी तब तक मैं काइडो को पेलती रहूंगी। उसके बाद एज यूजुअल यामाटो बोलती है आई एम ओडेन, हमेशा की तरह वाली बकचोदी उसकी। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और यामाटो मोमो को उसके बाप की डायरी दे देती है और वो उसको ये भी बताती है कि जिस फ्यूचर के बारे में इस डायरी में मेंशन किया गया है वो फ्यूचर अब हमारा प्रेजेंट बन गया है। वो ये सब बैकग्राउंड में बता रही होती है और गजब के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ बेस्ट ऑफ वर्स्ट जनरेशन देखने को हमें मिलते हैं। ट्रफलगर लॉ जो कि इस समय पॉनिग्लिफ के सामने खड़ा है वो सीधे खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है रूफ टॉप पे। कैप्टन यूस्टस किड और किलर जो मेटल्स लेके दौड़ते हुए जा रहे हैं। जोरो जिसको मार्को ने इतने जोर से फेंका कि वो अभी भी हवा में उड़ रहा है। और लास्ट में कैप्टन मोंकी डी लूफी। इसके बाद होता है छोटा सा इंटरमिशन। ब्रेक के बाद वापस जब एनिमे स्टार्ट होता है हम देखते हैं किड और किलर काइडो के पास आ चुके हैं। काइडो बोलता है वन पीस एक ऐसी चीज है जिसके बारे में तुम झांड बराबर लोगों को सोचना भी नहीं चाहिए। और जस्ट बाद हम देखते हैं काइडो और बिग मॉम को एक साथ, जहाँ काइडो बोलता है क्या अभी भी तुम लोग को पायरेट खेलना है। किड और किलर इनकी बातें सुनते ही हंसने लगते हैं। देख के लगता है कि दोनों शायद पागल हो गए हैं, बट एक्चुअली में किलर का हाथ कांप रहा है काइडो और बिग मॉम को काटने के लिए। किलर और किड इधर काटने के लिए रेडी हैं कि तभी ऊपर से जोरो चीखते हुए नीचे गिरता है। ठीक उसी वक्त ट्रफलगर की भी एंट्री होती है और वो अपने रूम से जोरो को रोक लेता है। किलर बोलता है कि तुम सभी के सभी स्ट्रॉ हेड्स चूतिया ही हो क्या, जिसपे जोरो बोलता है कि बहन के लौड़े मेरी गलती नहीं है ये। लॉ जोरो से पूछता है कि वो लौंडा कहाँ है जिसका स्क्रू सबसे ज्यादा ढीला है। बिग मॉम इन सभी को नोटिस करती है और काइडो बोलता है कि ये झांटू लोग हवा में धूल की तरह गायब हो जाएंगे, इनमें इतना दम नहीं है कि ये ओडेन के दिए घाव को वापस खोल पाए। लेकिन रुको तो, जिसके अंदर दम है वो एंट्री लेने वाला है। लूफी दरवाजा तोड़ के ओनिगाशिमा पे घुसता है और गजब का साउंड ट्रैक बजने लगता है एनिमे में। यहीं पर हम देखते हैं वो लेजेंडरी सीन जो कि वर्स्ट जनरेशन वर्सेस योंको फेस ऑफ। लेकिन आई विल से कि एनिमे में ये सीन उतना अच्छे से नहीं दिखाया गया। कंपैरिजन के लिए वो मांगा पैनल जिसमें वर्स्ट जनरेशन काइडो और बिग मॉम को फेस कर रहे हैं और ये है एनिमे वाला। एनिमे वाला ऑब्वियसली उतना सही नहीं है और एनिमे ओनली कभी इस सीन की वैल्यू को शायद नहीं समझ पाएंगे अगर वो मांगा पैनल्स को नहीं देखेंगे। इसके बाद लूफी नोटिस करता है कि अकाज़ाई 9 वहाँ पर बहुत घायल पड़े हुए हैं और वो काइडो और बिग मॉम की तरफ धीरे धीरे चलने लगता है। काइडो बोलता है कि लिन तुझे पता है इस लौंडे ने मेरे मुंह पे क्या बोला था। लिन बोलती है कि मेरे से भी जवान लड़ाई थी इसने और वो लूफी को माफी मांगने के लिए बोलती है। लेकिन लूफी इज लाइक तुम दोनों अपनी माँ चुदाओ और वो किनेमोन की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर उसे याद आता है कि कैसे उसने किनेमोन से प्रॉमिस किया था। किनेमोन की हालत बहुत खराब है। किनेमोन खून की उल्टी करते हुए लूफी से बोलता है कि मैं ओडेन को अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। लूफी प्लीज वानो को अपने कंधों पे उठा लो। लूफी बोलता है चूतिया हो क्या, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये मेरे फ्रेंड की कंट्री है। लेकिन तभी काइडो लूफी के पीछे आ जाता है। किनेमोन थैंक यू बोल के बेहोश हो जाता है। काइडो लूफी पे अटैक करने ही जा रहा होता है कि लूफी लॉ से बोलता है कि अकाज़ाई को नीचे पहुंचाओ। लॉ रूम शॉम्बल्स करके उन्हें नीचे भेज देता है। लूफी काइडो के अटैक को डॉज करता है। गियर थर्ड बुशुशुकु कोका हाकी बोले है पूरी दुनिया, लेकिन यूपी में हमारे यहाँ इसको रियू बोला जाता है, समझे ना। पूरा हाकी लोड करके जू से लेके वारो तक के इमोशंस को भर के लूफी अपना आँख खोलता है। गमु गमु नो रख और वो काइडो के मुंह पे एक पंच दे पेलता है। काइडो लिटरली जमीन में धस जाता है। लिन की गांड फट जाती है ये देख के कि काइडो कोई ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि तेरे को नॉकआउट कर सकता है। काइडो ने भी मुंह से खून फेंक दिया है एंड लूफी इज लाइक ओरे वाह मोंकी डी लूफी काइजुको ओनिनारू ओतोकोदा। एंड ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म। सो गाइस आई होप आप लोग को एपिसोड एक्सप्लेनेशन में मजा आया होगा। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो कि एनिमे में नहीं दिखाई गई हैं बट मांगा में काफी डिटेल में बताया जाता है। तो अगर आपको मांगा रिव्यू चेक करना है तो आप मेरी मांगा रिव्यू को चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहाँ पे हर मांगा का सीरीज में एक्सप्लेनेशन है। एमआरजे के चैनल को चेकआउट करना मत भूलना क्योंकि काफी ज्यादा हेल्प हुई उसकी वीडियो से रेफरेंस लेके और काफी सारे कुछ और भी छोटे छोटे डिटेल्स है जो कि उसने अपने वीडियो में कवर किया है। तो वीडियो पे जाकर जरूर चेकआउट करना। अगर मेरी वीडियो सही लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और बताओ कि क्या आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए आने वाले टाइम में। डेफिनेटली वीडियो को जरूर शेयर करिए और भी ज्यादा वन पीस फैंस के साथ एंड डेफिनेटली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको ऐसे और गजब की वन पीस वीडियोस मिलते रहे। फिलहाल के लिए मैं सायोनारा लेता हूँ एंड तब तक के लिए प्ले ऑन।